हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करने वाले हैं अपना राज्य की स्वायत्तता की बात चल रही थी, इसमें आगे बात करें कि यहाँ पे तो स्पेशल स्टेट की बात कर रहे थे। ठीक है, स्पेशल स्टेट इन द सेंस कि इसमें से जितने भी आपके स्टेट हैं, अभी हमको बताया कि 28 स्टेट एंड 8 जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, बट इसमें से कुछ स्टेट को स्पेशल यहाँ पे आप यदि देखोगे तो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। लेकिन वो दर्जा क्यों दिया गया और कैसे दिया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इनमें पर्टिकुलर आर्टिकल हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का आप देखेंगे, पंजाब का देखेंगे, तो किस तरीके से देखिए पंजाब में भी जो घटना हुई वो घटना किस वजह से हुई, आपको पता था। अकाली दल के जो लीडर्स थे वो क्या बोल रहे थे, मतलब पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा एक में था। जब पंजाब हरियाणा एक में था तो इसमें से क्या हुआ, जब पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा हुए तो उन्होंने क्या किया कि भैया हमें अलग स्टेट चाहिए। वो तो यहाँ तक कि खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, अलग स्टेट नहीं, हम एक अलग कंट्री बना डालेंगे। तो कुछ ऐसा प्लान उनका था। एक तो पाकिस्तान उधर बढ़ गया था, दूसरे इधर बटने जा रहा था ये खालिस्तान में। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ खैर हुआ नहीं। और गवर्नमेंट को जब राजीव गांधी जी की सरकार आती है, इंदिरा जी की डेथ हो गई थी। डेथ कब हुई थी तो ये भी हमें याद रखना है कि पंजाब में जब ये सारे बवाल होते हैं, जितने भी दिक्कत थे, उसी के तहत पंजाब के सिखों के द्वारा ही किसे मार दिया जाता है, इंदिरा गांधी जी को मार दिया जाता, जो कि उनके बॉडीगार्ड थे, दैट मीन्स संरक्षक थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा कब मार दिया जाता है, 1984 में उनकी डेथ होती है। और उसके बाद राजीव गांधी जी बनते हैं। और मैंने राजीव गांधी जी के बारे में बताया था कि उनका कोई बनने का प्लान नहीं था, कोई राजनीति में आने का प्लान नहीं था, वो साइंटिस्ट वगैरह बनना चाह रहे थे, लेकिन अब मजबूरन उन्हें आना पड़ा। और सबसे कम एज के यदि कोई यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद पर बना है तो वो हैं आपके राजीव गांधी जी ही हैं। और बात करें कि सबसे अधिक एज पे तो मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे इसी तरीके से जम्मू कश्मीर का भी आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की क्या दिक्कतें चल रही थी। आर्टिकल 370 उसके लिए डिवाइड किया गया कि ठीक है, आपके लिए एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल दिया जाता है और उसके तहत कई सारे उसमें क्या किए गए थे कि मतलब बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार दिए गए थे, अलग से विशेषाधिकार। यानी कि जितने आप ये विशेषाधिकार का मतलब है कि ठीक है, नॉर्मल इंसान को सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वहीं में से आपको क्या मिल रही है कि कुछ अलग चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो स्पेशल दैट मीन्स कि जितना मुझे चीज़ें मिल रही हैं उतना मेरे भाई को भी मिल रही हैं, उतना मेरे अलग जो भी पड़ोसी उनको मिल रही है। लेकिन वहीं पे एक मेरी बहन है जिसे क्या मिल रहा है कि कुछ ज़्यादा दिया जा रहा, हम सबसे ज़्यादा दिया जा रहा। और ज़्यादा कहाँ पर दिया जाएगा, मान लीजिए कि विकलांग है, औरतें हैं, इनके लिए स्पेशल कानून वगैरह बनाए गए। अब हम लोग यहाँ पे ना रास्ते पे जाके खड़े नहीं हो सकते हैं कि इनके लिए कानून क्यों बनाए हो आपने, इनके लिए अलग से ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं क्यों की गई हैं कि विकलांगों के लिए आप व्हील चेयर की व्यवस्था कराते हो, सड़क अच्छी वाली बनवाते हो। मतलब ये सारी चीज़ें हम नहीं कहेंगे। महिलाओं के लिए आप टाइम का जो वर्किंग टाइम है वो थोड़ा कम रखते हो, ये सारी चीज़ें क्यों की हो, देखिए उनकी नीड है, इसलिए उन्हें कुछ स्पेशल हमें देना पड़ा। तो यदि इन स्टेटों को भी स्पेशल देने की बात आ रही है सो दैट कि इनको कुछ नीड है, यानी कि इनके पास, मैंने बताया था ना कि स्टेट का खर्चा बहुत होता है और उसकी आय कम होती है। और जब आय कम होती है, खर्च ज़्यादा होता है, तभी अभी बिहार का भी यही सिचुएशन चल रहा है कि बिहार के लोग कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट स्पेशल स्टेट का दर्जा यहाँ पे प्रोवाइड कराए। और जैसे ही स्पेशल स्टेट का आपका दर्जा मिलेगा, 90% जो मतलब आपका पैसा होगा या बजट होगा तो वहाँ पे कौन खर्चा करेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और उसके बाद 10% ही स्टेट को करना पड़ेगा, तो वहाँ की हालत फिर थोड़ा अच्छी रहती है। और पूर्वोत्तर भारत का आपको पता है पूरा जंगली एरिया है और आज भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। ठीक है, अब देखिए ये पूर्वोत्तर भारत के बारे में ही आज हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए बोला था, आप में से जो भी पढ़ के आए हैं तो आर्टिकल 371 का, खा, गा, घा, अंगा जितने भी हैं सारे जल्दी फटाफट लिखिए। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ अभी मैं बोल रही हूँ तो अभी नोट करिए। यहाँ पे आपका जो आता है आर्टिकल 371, ठीक है, इसके बारे में क्या है 371, अभी सिर्फ जो 371 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें क्या बात कही गई है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। किस किस में, आर्टिकल 371। देखिए यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा गया, एमपी पीसीएस में पूछे गए ये क्वेश्चंस है, तो आपके सामने एक दे दिया जाएगा, इधर आर्टिकल दे दिया और इधर दे दिया जाएगा महाराष्ट्र गुजरात।
उसके बाद आर्टिकल 371 का खा दे दिया जाएगा या का दे दिया जाएगा, और उसमें से कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सही क्रम में या सही जोड़ियाँ इनकी मिलाई गई हैं या इनका कौन सा जो भी बंद है वो सही है। ठीक है, तो हमें इसलिए इसको रटना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए। यहाँ पे क्या होगा कि आर्टिकल जो 371 है वो कहाँ कहाँ के लिए है, कौन कौन सी स्टेटों को स्पेशल दर्जा दिया गया था, तो महाराष्ट्र था और गुजरात था। उसके बाद आता है यहाँ पे आर्टिकल 371 का और इसमें बात की गई थी नागालैंड राज्य। ठीक है, ये कहाँ का है, पूर्वोत्तर का है आपका एक 7 सिस्टर, आपको पता है ना, सिक्किम को छोड़ के बाकी जितने हैं 7 सिस्टर में आते, सिक्किम नहीं आता 7 सिस्टर में। तो ये नागालैंड वाले को दिया गया 371 के का में। प्लीज़ यूपीएससी के यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे पूछा गया, सो दैट यहाँ पे हमें करना है। यूपीएससी भी कभी भी पूछ सकता है, आर्टिकल और शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे कि 371 का खा, इसका जो तीसरा है उसमें लिखिए आपकी असम। ठीक है, तो का में नागालैंड, खा में असम, और गा 371 का जो गा आता है इसमें मणिपुर के बारे में बात की गई है, मणिपुर राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आता है 371 का घा, और घा में क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में इसमें बात की गई थी। ठीक है, उस टाइम जब ये किया गया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, 371 के घा में। उसके बाद आता है 371 का अंगा, और यहाँ पे बात की गई है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसमें जो ये आएगा ना, अब स्पेशल स्टेट नहीं है, 371 का जो आपका ये आ रहा है अंगा, यहाँ पे क्या आएगा कि आंध्र प्रदेश में आपके केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की बात की गई थी। और उसके बाद आता है चा, और चा में है सिक्किम राज्य के संबंध में बात की गई। और उसके बाद आपका छा आएगा, 371 के ही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 371 का छा आएगा, इसमें मिजोरम आता है, और जा में आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और झा में आएगा गोवा, और उसके बाद अणा में आता है आपका कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी को रट लेना है। पहले में क्या है, नागालैंड, दूसरे में आपका आता है यानी कि 371 में तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात है, सिंपल 371 के अभी ये सब पार्ट आएंगे। ठीक है, तो 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371 के का में नागालैंड, 371 के खा में आपका असम आ जाएगा, 371 के गा में मणिपुर, और 371 के घा में आएगा आंध्रा और तेलंगाना। देन उसके बाद आएगा अंगा में आंध्र प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की गई, और चा में सिक्किम, छा में मिजोरम, और जा में आएगा अरुणाचल प्रदेश, और झा में आएगा गोवा, और अणा में आएगा आपका कर्नाटक स्टेट। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। स्पेशल स्टेट के लिए बस इतने ही आर्टिकल थे, और यहाँ पे एक आर्टिकल और था 370, और जो जम्मू कश्मीर के लिए बात किया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं पूर्वोत्तर स्टेट में। तो जब भी ना यहाँ पे अब नागालैंड आए, असम आए, तो कंफ्यूज मत होइएगा किस आर्टिकल में है क्या है, क्योंकि आप समझ चुके हो। ठीक है, और इसके बाद अब आता है पूर्वोत्तर स्टेट, और यहाँ पे देखिए आपकी पूर्वोत्तर में क्या हुआ था, क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी, और क्षेत्र में 7 राज्य हैं, कितने हैं, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ कि इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को यदि हम देखें तो यह आबादी कितनी है, 2 गुनी कही जाएगी। और 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी, यानी कि जो यहाँ पे ये 22 किलोमीटर की बात की गई है, क्या है कि राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं, और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। देखिए जो 22 किलोमीटर का फंडा क्या है, यहाँ पे ये सिक्किम हो गया, ठीक है, ये भूटान, इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा आता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे देखेंगे ना, ऐसे आ रहा कुछ, ये इसकी स्थितियाँ बन रही है, तो यही बताया गया ना, ये इतना ये जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके तो ये
इतना जो आपका ये पतली पतली सी लाइन आ रही है, तो इसीलिए बताया गया है कि भारत से ना मतलब ये कुछ इस तरीके से, जो आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वहाँ से क्लियरली आपको समझ में आएगा कि यहाँ से किस तरीके से कितनी पतली सी सकरी सी ये हमें लगता है, दिखाई देता है कि मतलब है, ठीक है। और इसके बाद ये सेवन सिस्टर में यदि मैं बात करूँ तो प्लीज़ आपको यदि नहीं पता है तो फटाफट नोट करिए कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्टेट आता है आपका असम, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मणिपुर, पांचवा है मिजोरम और छठवा है त्रिपुरा और आपका सातवां है मेघालय, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर का राज्य है बट सेवन सिस्टर में ये नहीं आता। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो हम देख रहे थे इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। त्रिपुरा हो गया, मणिपुर और मेघालय में खासी पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे ना मेघालय वाला जो एरिया है उसमें 3 पहाड़ियाँ, खासी, जयंती और एक मिजो करके है कुछ ऐसे, ठीक है। जयंती, खासी और एक पहाड़ी है यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, खासी जनजाति भी है यहाँ के मेघालय की। तो इसमें यही बताया गया कि ये जो आपका है त्रिपुरा है, मणिपुर है और मेघालय। प्लीज़ थोड़ा सा आप एटलस खोलें तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या कहाँ पे है। तो साथ साथ हमारी जियोग्राफी भी कंप्लीट होती जाएगी, तो कोई बुरा नहीं, अच्छा ही होगा कि यहाँ पे क्या है और कहाँ पे अन्य। तो अब देखिए अब यहाँ पे कि मैंने बात की त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो त्रिपुरा यहाँ पे आता है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, 3 तरफ से घिरा हुआ, वो है आपका त्रिपुरा जो आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा थोड़ी दूर पे जाएंगे तो मिजोरम आता है, मिजोरम के बाद इधर आपका मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद यहीं से पूरा ये लगा हुआ क्या है, असम है, और उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे मेघालय, ठीक है। तो हमने किसकी किसकी बात की, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की बात की। और यहाँ पे क्या था कि खासी जो पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे, अब यहाँ पे देखिए खासी पहाड़ी क्षेत्र। थोड़ा सा आप आइए मैप में और देखिए कि ये जो असम और मेघालय वाला एरिया है ना, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। मुझे थोड़ा सा नाम स्किप हो रहा था, मैप में देखेंगे आप, फिजिकल मैप में आपको वहाँ पे दिखेगा कौन कौन सा है। गारो, यहाँ पे पहले गारो आएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका मेघालय हुआ और यहाँ पे आएगा गारो, फिर खासी आएगी, फिर जयंती आता है, ठीक है। एक सीक्वेंस में ही है ये पहाड़ियाँ, इसको भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे अलग अलग रियासतें थी उस टाइम पे, कब, जब हम आज़ाद हुए थे। और आज़ादी के बाद भारत संघ ने क्या किया कि इनका विलय हुआ और पूर्वोत्तर से पूरे इलाके का बड़ा व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड, अब बात आती है नागालैंड की। नागालैंड भी असम के साथ सीमा साझा करता है, मणिपुर के साथ भी सीमा साझा करता है, उधर म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये जो नागालैंड था, क्या हुआ यहाँ पे कि 1960 में राज्य बनाया गया इसे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में राज्य बने, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1986 में राज्य के दर्जा दिया जाता है। अब 1947 में क्या होता है कि भारत विभाजन के पूर्वोत्तर के इलाके क्या हुआ, भारत के शेष भाग से एकदम अलग थलग पड़ चुके थे। यानी कि जो भारत का अलग वाला भाग है ना, तो अभी यदि आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग देखिए कि किस तरीके से इंडिया से आके मिलता है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भूटान और नेपाल है, और तीसरी तरफ इधर आता है चाइना और म्यांमार। जैसे ये इंडिया वाला मैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला देखेंगे आप तो इधर से जो ये आ रहा, ठीक, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, चाइना भी यहाँ से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश में उसकी सीमा लगती है। तो इससे देखिए यहाँ से अब आएगा ना ये इंडिया, यहाँ पे जो एकदम चिकन नेक कहा जाता है, आके यहाँ से मिल रहा, एकदम लगता छोटे से उसमें से। तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि मतलब किसी को हमने ज़बरदस्ती पाइप डाल के इसमें मिला दिया है, कुछ इस तरीके का इसका मैप में भी दिखाया गया है। तो अब इनमें हुआ क्या था कि ये काफ़ी ज़्यादा ना पिछड़े हुए थे, राज्य तो बना दिए गए थे इंडिया से, बस था ना कि हाँ ठीक ठाक है, मिले हुए हैं और इंडिया के ही हिस्से हैं। और इसके बाद 1972 में ये सारे राज्य बनते हैं। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बनता है, तो 1986 में राज्य के दर्जा इसे मिलता है। 1947 के भारत विभाजन के पूर्वोत्तर के इलाके भारत में शेष भागों से एकदम अलग थलग थे, और इस का क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पर इससे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा
आप देख सकते हो कि दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं हमें। और शेष भागों से क्या हुआ कि अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही और इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों के आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बदलाव आया। और ये बदलाव आपको एग्जाम्पल यहाँ से आपने क्या सुना है कि एनआरसी लागू होने वाली, इंडिया में एनआरसी लागू होने वाले काफ़ी बवाल मचा हुआ था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था। तो हम लोगों की एक प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग किसी बात को ना समझते नहीं है, जानते नहीं है, एग्जैक्टली जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और किसी ने बस कह दिया कि ऐसा हो रहा, बस एक ने कह दिया तो भेड़ चाल चल देते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा तो हो रहा होगा। अब हमें पता नहीं है। बहुत से सिटीजनशिप अमेंडमेंट जब आया था उसमें बहुत से ऐसे जो वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही थी महिलाएं गए थे और उनसे पूछा गया कि भाई साहब यहाँ पे आप आए क्यों। उन्होंने कहा कि भाई सब आए थे, हम भी आ गए, हमें पता नहीं हम किस लिए आए थे। कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशंस थी कि उन्हें खुद नहीं पता था हम आए किस लिए। और कुछ जो आए हुए थे ना उनसे ही पूछ लो कि भैया हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में एग्जैक्टली आपको पता है कि क्या हो रहा है। तो उनका कहना था हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए बात नहीं की गई, सो हम यहाँ पे अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं था पूरा कि इंडिया के मुसलमानों के लिए कोई ऐसी बात की ही नहीं गई थी। ये बात की गई थी कि जो भी आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या जो भी पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, यहाँ से जो भी शरणार्थी आ रहे हैं ना, तो उनमें से 6 कम्युनिटी को लिया गया था मुस्लिम को छोड़ के। और मुस्लिम को छोड़ने की वजह भी थी कि जितने भी ये स्टेट हैं वो मुस्लिम कंट्रियाँ ही हैं, तो मुस्लिम आएंगे ना, ऐसे मुस्लिमों को भी शामिल कर दिया जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई जातिवाद की भावना नहीं फैला रही हूँ, ठीक है, बस एक आपको समझा रही हूँ। तो आप में से जिसका भी जो भी धर्म हो वो माफ़ करिएगा, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है, बस एक बता रहे हैं जो उस अमेंडमेंट में लिखा हुआ था कि इंडिया के जितने भी आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उनके लिए कोई बात करी ही नहीं गई थी। जितने भी बाहर के कम्युनिटी में से जो आ रहे थे शरणार्थी उनके बारे में बात की गई थी कि हम इन 6 लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने देश की नागरिकता देंगे। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया तय किया गया था। अब यहाँ पे भैया हमारे ही देश के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा करना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एग्जैक्टली हमें लोकतंत्र की जान है क्या, जनता। और जनता को ऑब्वियस है कि जब भी गवर्नमेंट गलत करे तो कदम उठाने चाहिए, लेकिन पहले पूरी बात एग्जैक्टली पता तो कर लेनी चाहिए कि यार राइट हम जहाँ पे जो भी कर रहे हैं तो क्या सही है या गलत है। खैर अब आते हैं एनआरसी में। एनआरसी में कहा गया कि भैया पूरे इंडिया में एनआरसी लागू होने वाली, क्यों लागू होगी, पूरे इंडिया में शरणार्थी थोड़ी ना आ रहे हैं। और कहा किसने, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम जितने अच्छे होते हैं ना उतने ही बुरे होते। किसी ने एक पोस्ट कर दिया, और देखिए ये फेक न्यूज़ फैलाने वाले की ना एक प्रॉपर टीम होती है, और हम लोग इतने बुद्धू होते हैं ना कि किसी ने कुछ भी कर दिया, अरे मतलब ऐसे शेयर मारते हैं कि बस ये ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला। वो आपने सुना था कि 2012 में धरती पलटने वाली आज तक नहीं पलटी, 2021 चल रहा है, वही वाली फेक न्यूज़ ऐसे ही फैलती है कि पूरे इंडिया में एनआरसी लागू होने वाला। एनआरसी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, असम में ना 90,000 ऐसे लोग थे जो कि असम के नहीं थे, उनको उस लिस्ट से निकाल दिया गया था। जब एनआरसी लागू हुआ वहाँ पे एनआरसी के तहत पूरी गणना कराई गई तो वहाँ से निकाल दिया गया था। हालांकि निकाला नहीं गया था, उनके पूरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे थे, और ऐसे 90,000 लोग थे। और आपको पता है कि बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी जितने भी है, बांग्लादेश से असम और ये मेघालय वाले एरिया में रह रहे हैं। और असम की यानी आज हालत ऐसी हो चुकी है ना कि असम के लोग कम हैं, यानी कि इंडिया में यहाँ पे असम में रहने वाले जो असम के लोग थे वो कम है, लेकिन बांग्लादेशी ज़्यादा बहुसंख्यक हो गए हैं और असम के अल्पसंख्यक हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे लागू किया गया था। और इसका ना पूरा एक डिटेल है, पूरे अच्छे तरीके से, आप लोग एक एजुकेटेड पर्सन हो, सो ऐसे ही हवाई में, ठीक है, कि जिसे नहीं पता वो फेक न्यूज़ पढ़ के और कुछ गलतियाँ कर जाता है। बट एक कोई पढ़ा लिखा बंदा और ऐसी गलतियाँ करे कि नहीं ऐसा हो रहा, सो दैट हाँ हो रहा होगा, तो हो रहा होगा का मतलब नहीं है कि हो रहा है, हमें पूरा उसकी जांच करनी है कि ठीक है हो रहा है, तो हम भी तो चेक कर सकते हैं ना कि हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या एग्जैक्टली इसका पर्पज़ क्या था। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब भी मैंने कही थी सारी गवर्नमेंट अच्छा करती है, देखिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली कड़वा सत्य है कि गवर्नमेंट के बारे में कभी गलत बोलना नहीं है, कभी भी गलत हम बोल नहीं सकते। किसी के समर्थक हैं, किसी के समर्थक नहीं है, डजेंट मैटर, वो हमारे आपसी पर्सनल मामला है, उसे हमें एग्ज़ाम में नहीं दिखाना।
पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मोदी जी नहीं जाते हैं किसी स्कीम को बनाने के लिए, उसके पीछे पता है किसका हाथ होता है? यही जो आप लोग अभी इतनी मेहनत कर रहे हो, आप ही लोग जाके वहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब कमेटियाँ बिठाई जाती हैं, एक एक स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए 2 साल 4 साल 10 साल भी लग जा रहे हैं, और तब जाके होता है। वो वाला नहीं था कि हाँ इंदिरा जी वाले टाइम में कि ठीक है आज लगा कि आपातकाल लाना ला दो, संशोधन करना कर दो, तो वैसी वाली सिचुएशंस यहाँ पे कुछ अब बहुत सारी चीज़ों का सुधार हो चुका है, और इसीलिए आपको ना ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा, सिलेबस में मेंशन की गई है कि आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप भी ऐसा ना करें। अब यहाँ पे आते हैं कि इसका जो हम लोग देख रहे थे कि पड़ोसी राज्यों का क्या था कि शरणार्थियों की भी संख्या मतलब ज़्यादा बढ़ रही थी। ये भी एक समस्या थी। समस्या कैसे थी कि यहाँ पे देखिए जब लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली कि लोग आएंगे तो खर्च बढ़ेगा, जब खर्च बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से बहन होगा। वो तो पहले ही पूर्वोत्तर वाले का इधर इंडिया वालों मतलब इधर वालों का इधर ध्यान जा ही नहीं रहा था कि यहाँ भी कुछ करना है, और राजनीतिक स्थितियाँ भी यहाँ कुछ ऐसी खास नहीं थी, बहुत मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया था, और आज भी हालांकि सुधार हो रहे हैं, बट अभी भी मतलब यहाँ की अपेक्षा तो ये है ही। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हम यदि आगे देखते हैं कि पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति को यहाँ पे पैदा कर दिया, और ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगें उठी, और इस इलाके में क्या हुआ कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो तो देख ही चुके हैं कि बहुत धनी है, उधर से भूटान आ रहा, चाइना आ रहा, नेपाल म्यांमार आ रहा, और इधर से बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगी हुई थी। और इसके बाद देखिए इधर वाले एरिया में देखेंगे ना, तो इधर वाले एरिया में कोई कंट्री नहीं दिखेगी आपको, यहाँ श्रीलंका को छोड़ के, और इधर इंडोनेशिया आ जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कंट्रियाँ आपको नहीं दिखती यहाँ पे। ये मालदीव इधर आता है, बस ये समझ के चलिए कि इतना ज़्यादा सीमाएं टच नहीं करती जितना इधर को घेरे हुई है। ठीक है, ये वाले एरिया को, यहाँ भी आप आओगे तो पाकिस्तान है, इधर भी आप जाओगे तो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, चाइना। ठीक है, लेकिन इधर वाले एरिया को जिस तरीके से घेरे हुए 3 साइड से, यहाँ से पूरा, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ से सीमा साझा करती, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय वाली। लेकिन इसकी ना स्थितियाँ ना, संचार व्यवस्था, सारी चीज़ें बहुत ही आप कह सकते हो कि बद से बदतर थी कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की, जबकि वो हमारा ही हिस्सा था, और इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज़्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर राज्य के या पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर क्या हुआ? 3 मुद्दे हावी हैं। पहला, स्वायत्तता की मांग। हम लोगों को ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि भाई उधर वालों को मिल रहा, हम भी इसी घर के मेंबर हैं, भारत हमारा एक घर हो गया। ठीक है, अब उनको क्या लग रहा था कि भैया हम भी इसी घर के हैं, ये भी इसी घर के, इनको क्यों ज़्यादा दिया जा रहा, हमको नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर इन्हें पता क्या समझ में आया कि इन्हें ज़्यादा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और हम तो अभी लड़ना शुरू नहीं किए। और जब इनको पता चला कि अच्छा मतलब अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ता, और इन्होंने भी क्या कर दिया, वही फैसला अपनाया, और इन्होंने 3 मांगे उठा दी अपना। पहला, स्वायत्तता की मांग, और दूसरा यहाँ पे आया आपका अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। और इसमें क्या हुआ कि पहले मुद्दे यानी कि स्वायत्तता की मांग पर 1977 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई, और इससे के शेष 2 मुद्दों ने क्या किया, 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ ले लिए। यानी कि इन्होंने जो 3 मांगे रखी ना, वो बड़ी गजब की थी। अब देखिए पहली मांग पर थोड़ा सा बात करते हैं, जो स्वायत्तता की मांग थी। और जो मैंने बताया ना, एक था मैंने बताया कि अभी कल परसों दृष्टि में आर्टिकल आया था, एक विजन की मैगजीन में आर्टिकल है, प्लीज़ इन सबको कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि एक करंट अपडेट है। अभी उसमें कुछ देशों मतलब कुछ स्टेटों की स्वायत्तता को ख़त्म भी किया गया है, कुछ स्टेटों को छोड़ के बाकी की ख़त्म की गई है। बिहार की डिमांड क्या है, आपको सारी चीज़ें पढ़ना है डिटेल से। अब देखिए स्वायत्तता की मांग में यहाँ क्या आता है, आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दे। कौन कौन से स्टेट? मणिपुर और त्रिपुरा। तो क्या था कि पूरा इलाका असम कहलाता था,
इतने सारे स्टेट नहीं थे, अभी पूरा इलाका ये वाला जो था ना कि अभी हम बात कर रहे हैं, नागालैंड भी हो गया, अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, मेघालय भी हो गया, मिजोरम भी है। तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे मणिपुर और त्रिपुरा के अलावा कोई ऐसा स्टेट नहीं था। पूरा क्या कहलाता था? असम कहलाता था। और गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर यानी कि असमी भाषा थोप रही है, तो इस इलाके में क्या हुआ, किसी इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी और पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। ओवरऑल आपको ना यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही होगी, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो, चाहे जितने भी स्टेट बने हैं, कहीं ना कहीं उनकी पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी वो क्या होती थी? लैंग्वेज को लेके। और इसके पीछे का रीज़न भी था। देखिए कि मान लीजिए असम बोलने वाले, असम एक हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है ये भाषा, ठीक है। और यहाँ पे असम बोलने वाले सिर्फ असम के कुछ इलाके के बोल सकते हैं। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है कोई और लैंग्वेज बोलते हो, और आप एक दूसरे को थोप रहे हो कि नहीं आपको ही असम बोलना। अब तमिलनाडु वाले को बोले हिंदी बोलो, अब वो हिंदी कहाँ से बोलेगा? और हिंदी वाले को बोले कि आप तमिल बोलो। तो ये इम्पॉसिबल है ना कि कोई भी काम यदि कर रहे हो, हम एक राष्ट्र के हैं, तो उस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे, तभी तो संविधान में इतनी सारी लैंग्वेज मेंशन करने का रीज़न क्या था कि हम इतनी सारी लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज बहुत होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 लैंग्वेज मेंशन है। वो अलग बात है कि अंग्रेजी मेंशन नहीं है, बट सबसे ज़्यादा उसी की प्रायोरिटी मानी जाती है। कोई अंग्रेजी बोलता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 22 भाषाएं मेंशन की गई हैं, इसी आधार पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 22 भाषाएं मेंशन करने का रीज़न क्या था, क्योंकि सब अपनी अपनी लैंग्वेज को लेकर लड़ रहे थे और किसको छोड़ दिया जाता समझ में तो ये नहीं आ रहा था। तो ठीक है, फिर उसके हिसाब से किया गया कि चलिए ठीक है कि अब हम सारी लैंग्वेज को ही मेंशन कर देंगे। और जब संविधान हमारा बना था ना, उस टाइम पे 14 भाषाएं थी। ये जो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, चाहे वो आपका मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये सारी भाषाएं ना बाद में जोड़ी गई हैं। कोई 2003 में, तो कोई 1992 में। और जब संविधान बना था उस टाइम पे सिर्फ आई थिंक, यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो 14 ही लैंग्वेज थी। तो इसके बाद अब इनमें भी बवाल आया किसका? लैंग्वेज को लेके। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, क्योंकि उस टाइम असम ही बोल रहे थे। अब असम वाले चाह रहे थे सारे के सारे असम बोले, क्योंकि बहुसंख्यक लोग अपना तो दिखाई देते रंग। और उसके बाद आया यहाँ पे कि बड़े जनजाति समूह के नेता, यानी कि समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने क्या किया? ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। कौन सा गठन था या कौन सा यूनियन बनाया गया था? तो ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन हुआ, जो 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। और इन नेताओं की मांग क्या थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार क्या हुआ कि एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काट कर कई जनजातीय राज्य बने। और केंद्र सरकार ने क्या किया कि अलग थलग वक्त पर यहाँ पे असम को काट कर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा अब दे दिया गया। देखिए इन्होंने कहा कि हमें एक मतलब अलग जनजाति है, तो ऑब्वियस था ना कि बवाल खड़ा ही होने वाला था। उधर नागा जनजाति होती, असम की अलग जनजाति है, उधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग ही टाइप की जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो जनजातियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, ये इस वाले इलाके में। अब यहाँ पे पाए जाने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकल रीजन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी चीज़ में, तो इसलिए अब यहाँ पे खैर उतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार मैं बता भी चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि इनको क्या कर दिया गया कि इन्होंने एक ही की मांग की थी, यहाँ पे 2-3 में बांट दिया गया। कौन कौन सा आपका आ चुका है? अब असम के अलावा मेघालय आया, मिजोरम आया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, इनको तो ये जो पहले इलाके थे इनको भी अब स्टेट का दर्जा दिया गया। और 1972 तक पूर्वोत्तर का गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। और एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि असम के बोडो, करवी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर दी। बोडो भी एक क्या है आपकी बोडो लैंग्वेज है, बोडो जनजाति भी है, ठीक है। तो ये जो बोडो भाषा बोलने वाले थे, अभी मैंने बोला ना कि आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये लैंग्वेज जोड़ी गई थी बाद में। तो क्यों? क्योंकि जब ना आप देखोगे कि संविधान में सुधार कब हुआ है, पहले तो बन चुका था, उसी में सुधार कब होते गए? जब लोगों ने यहाँ पे तहलका मचाया, तब संविधान को मजबूरन संसद को संविधान में संशोधन करने ही पड़े हैं।
और यही वजह यहाँ पे रही है। आज भी जब भी दिक्कत आती है, अभी जो 10% आरक्षण दिया गया है, खैर वो तो लॉलीपॉप वाला है ना, तो मतलब इधर के ना उधर के 10% आरक्षण दे दिया और उसका क्राइटेरिया ऐसे रख दिया कि मतलब सारे के सारे 10% में ही आ जा रहे हैं। तो बेहतर है ना ही दे तो अच्छा था। और अभी तक वो शायद कुछ लागू भी नहीं हुआ है। किसी में तो फ़ायदा मिला नहीं। आप में से किसी को मिला हो जो 10% आरक्षण में आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किन्हें किन्हें मिला है। तो इसमें से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो सिचुएशंस चल रही थी, इन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, मांग कर ही रहे हो तो हम क्या करते दे देते हैं। लोगों का मुंह बंद कराना है तो उन्हें कुछ दे दो, और कुछ मिल जाएगा ना तो उनका मुंह ऑलरेडी बंद ही हो जाना है। और यही इन्होंने किया, क्योंकि जब पंजाब में घटना हो रही थी तो इंदिरा गांधी जी मान नहीं रही थी। यदि मान जाती ना तो वो ऑलरेडी चुप ही हो जाने वाले थे, कुछ आगे वो करते नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जन आंदोलन चलाए जाने और विद्रोही कार्यवाहियाँ भी मतलब यहाँ पे की गई। और कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज़्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई और छोटे छोटे जो और निरंतर लघुतर होते राज्य बताते यानी कि बनाते चले जाना संभव नहीं था। अब देखिए यार, इतना मतलब एक स्टेट का ना, देखिए एक कंट्री यदि बन रही है उसके लिए भी कुछ ये होता है कि उसकी जगह इतनी होनी चाहिए, उसमें कुछ इतने इलाके आने चाहिए, मतलब उसका कुछ, यदि एक महाद्वीप बन रहा है, वरना हम किसी को भी महाद्वीप कह सकते हैं, किसी को भी ओशियंस कह सकते हैं, किसी को भी देश कह सकते हैं, किसी को भी राज्य कह सकते हैं। तो इन सब का ना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए ना हमें कुछ दिया गया है, कुछ उसकी शर्तें हैं कि यदि आपके पास ये है किसी नागरिक के पास, तो वो ही राष्ट्रपति बन सकता है देश का। प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए भी हमें ये है कि यदि हम भारत के नागरिक हैं, 25 साल की एज पूर्ण हो चुकी है और पागल या दिवालिया घोषित नहीं किए गए हैं या कहीं पे केस वगैरह हमारे नहीं चल रहे, तब भी हम चुनाव लड़ पाएंगे। तो इनमें ना सब में यही होता है ना कि कुछ शर्तें होती हैं। ऐसे महाद्वीप है यदि, तो हमने कह दिया भारत एक महाद्वीप है, मान लिया जाएगा महाद्वीप है। महाद्वीप का भी ना कुछ होता है कि ठीक है, कई देशों से मिलके एक महाद्वीप बनता है, और एक जब महाद्वीप बनता है और कई राज्यों से मिलके एक देश बनता है, और कई जिलों से मिलके एक राज्य बनता है, या संभाग हो, जिला संभाग जो भी है, तो इनसे मिलके क्या बनता है, आपका राज्य बनता है। और इस तरीके से कई गाँवों से मिलके, कई विकास खंडों से मिलके आपका जिला बनता है। तो एक छोटे छोटे से ना, जैसे हम देखेंगे कि एक इंसान से मिलके दूसरा मतलब एक परिवार बनता है, परिवार से आपका घर बनता है, घर से गांव बनता है, गांव से आपके जो भी कस्बे होते हैं, नगर होते हैं, फिर राज्य बनता है, फिर आपका देश बनता है, फिर विश्व बनता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही थी कि एक एक करके मतलब क्या हो रहा था कि पूरा एकदम से इकट्ठे नहीं हो जा रहा था, और राज्य को आप छोटे छोटे बना देते तो वो भी दिक्कत थी ना कि कहीं पे भी हम किसी को भी बना दें। मान लीजिए कि आपके इलाके का कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, आप मांग उठा दो कि भैया हमें ये अलग राज्य चाहिए। ठीक है, अलग राज्य आपको चाहिए, लेकिन उसके बारे में कुछ और देखा जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आपकी जिद ही पूर्ण की जाए, देखा जाएगा कि क्या ये राज्य बनाने लायक है। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया या बिहार से गुजरात को अलग किया गया, तो उनका क्षेत्रफल वगैरह सारी चीज़ें देखी गई, वहाँ की कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है, या यहाँ पे कितना राजस्व खर्चा आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा आ रहा, आप अलग अलग स्टेट कर दोगे, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या अलग अलग मतलब स्टेटों का डिवाइडेशन करने से उनका खर्च कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इनके बारे में पूरा विवेचना करनी थी। तो वो सारी चीज़ें ना हमें एक समझनी पड़ती है कि मान लीजिए कि इकट्ठे हैं, हम एक परिवार में हैं, एक लोग भी कमा रहे हैं या दो लोग कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से वो घर चलेगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, हम अलग हुए तो यहाँ पे एक मतलब कि जो हम एक मिल के कर रहे थे, सारे घर के जितने भी कमा रहे थे वो सारी जगह पे एक ही जगह पे लग रहा था, काफ़ी अच्छे से काम हो रहा था। अब वहीं पे बट गया, यहाँ पे भी खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें लाना पड़ेगा, इनको किचन का सारा सामान लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि वही जो एक के मतलब कि एक का तो घर पे लग गया तो दूसरे का बाहर के कामों में लग गया, अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा था जब तक हम इकट्ठे थे। जैसे ही हम अलग होते हैं, हमारे घर का बंटवारा हुआ, वैसे ही हमारी पूरा मतलब कि इकोनॉमिकली कंडीशन, हर तरीके की मेंटली इकोनॉमिकली सारी कंडीशंस हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब बदतर होने लगती है, क्योंकि अब खर्चा डबल आ चुका है। यदि एक ही बर्तन पे हमारा चावल पक जाना था पूरे घर वालों के लिए, लेकिन अब उसके लिए हमें दो चाहिए, यानी कि एक उस बंदे को चाहिए जो अलग हुआ, एक हमें चाहिए जिनसे हम अलग हुए। एक ही में जहाँ हो जाना था वहाँ हमने दो खर्चे बढ़ा दिए। तो यहाँ पे अब यही हो रहा था कि मान लीजिए एक ही स्टेट है, थोड़ा सा ना ये समझ के चलिएगा कि जो हमारे स्टेट हैं इनको किस तरीके से यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस हो रहा है।
तो क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हो रहा है कि ये जितना भी फिर करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे, ये करेंगे तो अपने लिए ही करेंगे, यदि एक बार स्टेबल हो गए तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें घाटा भी देखने को मिल रहा। अब यहाँ पे भी था कि छोटे छोटे आप इलाके बना देते, पूर्वोत्तर में वो भी दिक्कत था, गवर्नमेंट तो पैसा भरते भरते ही ख़त्म हो जानी थी कि इतना मतलब एक बड़ा सा इलाका वहीं पे लोगों को रख दिया जाए तो ठीक है हम इकट्ठा कर लेंगे। छोटे छोटे इलाके में जाना करना सारी चीज़ें फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। और करबी और दिमसा समुदायों को क्या किया गया कि जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्तता परिषद का दर्जा दिया गया है। तो इन सब को मांग उठी इनकी, तो इनको असम में ही रखा गया, इनसे अलग नहीं किया गया। लेकिन ये कह दिया गया कि आप अपने लिए आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, आप जो चाहो तो करो, वहाँ पे आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, आज यहाँ पे देखिए अब पूर्वोत्तर भाग यहाँ से थोड़ा सा अलग दिख रहा, थोड़ा सा है तो हमारे में, ठीक है, हमारा ही है, हमारे में क्या है, हमारा ही है। तो लेकिन यहाँ से जो थोड़ी सी स्थिति है तब यहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा इन लोगों का। और यदि अलग अलग इलाके बना दिए जाते, असम में ही छोटे छोटे छोटकू से राज्य बना दिए जाते तो उनका कितना डेवलप हो पाता। एक तो वैसे भी पीछे है, दूसरी आप क्या कर दो कि उनको अलग अलग कर दो। और अलग अलग करने के लिए कि जो एक बड़े से तवेले में खाना बन जाएगा सारे लोगों के लिए, वही आप सबके लिए एक छोटे छोटे ला के रखो तो वो दिक्कत होगी ना, फिर भी पैसा तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भैया आप इसी में रहो, लेकिन आपको कोई यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। आप जिस भी मतलब जो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, जो भी अपना धर्म अपनाना चाहते हैं, जो भी आप ही के कम्युनिटी है, खुशी से रहो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। रहना तो लेकिन आपको यहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो स्वायत्तता की मांग थी वो तो सॉल्व हो चुकी थी। जनता ने भी कहा ठीक है भाई, हमें तो अपना हक चाहिए, बाकी हम रहें कहीं वो मैटर नहीं करता है। अब हुआ अलगाववादी आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था, ठीक है, हमने कर लिया और निपट भी गए आसानी से। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे, लेकिन क्या होता है कि जब कुछ समूहों ने अलग अलग देश बनाने की मांग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया और देश के नेतृत्व की पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग की एक मतलब कि लंबे समय तक सामना करना पड़ा। और इन 2 मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखा भी जाती है। किस तरीके से यहाँ पे पंजाब तो वही कम था जो खालिस्तान की मांग कर रहा था, अब इधर पूर्वोत्तर वाले ना अलग अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। अब देखिए वो कौन कौन से देश अस्तित्व में आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आज़ादी के बाद आता है मिजो पर्वतीय क्षेत्र, ये मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ से ये जो मिजो वाला क्षेत्र आता है, अब क्या हुआ कि असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे और इसलिए संघ से उनका कोई नाता नहीं है। किस गलत फहमी में जी रहे थे ये लोग। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया हम ब्रिटिश इंडिया के कभी भी अंग रहे नहीं। अरे ब्रिटिश इंडिया उधर करने क्या आता, वो तो सिर्फ धन लेने आया था ना इंडिया से, उसका मकसद एक ही था। बिपिन चंद्र यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे कुछ राइटर्स, अंग्रेज राइटर्स ही कहते हैं कि यहाँ पे ना एक वो क्या होता है कि किसी के ना मतलब थोड़ा सा मीठी चीज़ का ना आप उसकी जीभ में लगा दो थोड़ा सा, अब वो जब तक उस मीठे को ना पूरा नहीं, आपने थोड़ा सा उसे चटाया था, लेकिन अब वो पूरा जब तक चाट नहीं जाएगा ना तब तक उसकी मतलब दिल को सुकून मिलने वाला नहीं है। यही हुआ था कि जब अंग्रेज़ यहाँ आते हैं और जैसे ही जब वास्को डी गामा आया था, उसने जब देखा 1494 में जब वो इधर आया और इधर से रिटर्न गया, यहाँ से केरल वाले इलाके से, आपको पता है कि काली मिर्च बहुत होती है, मसाला बहुत होता है केरल वाले इलाके में, ठीक है। एक कार्डमम पहाड़ी भी है, आपको पता है कार्डमम इलायची होती है, इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वह मसाला के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया भी मसाला ज़्यादा होता है इंडोनेशिया देश में। तो इसने क्या किया कि यहाँ से जब काली मिर्च लेके गया, काली मिर्च लेके जब स्पेन पहुँचता है, स्पेन में मांस बहुत खाते हैं, आपको पता है कि स्पेन में ठंड बहुत पड़ती है, स्पेन में ठंड बहुत पड़ती है और उसके अलावा मांस खाते हैं। मांस से खाने से क्या होता है, थोड़ा आदमी के अंदर जो ठंड होती है ना, या तो मतलब वहाँ के लिए वो कंफर्टेबल फूड है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो
अब मांस में मिर्च ना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। मिर्च की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि ये बंदा जो यहाँ आया था, अपने आने जाने का खर्चा मिला के काटने के बाद 60 गुना पैसा ज़्यादा कमाया था, सिर्फ और सिर्फ किससे? काली मिर्च से। अब ना इनके मन में हो गई लालच, अब इन्हें समझ में आ चुका था, वही वो शहद की थोड़ी सी ना इन्हें चुस्की लग चुकी थी कि अब हमें क्या करना चाहिए, पूरी पूरी शहद खानी है। और इन्होंने क्या किया, सोने की चिड़िया जो कहा जा रहा था ना, यही कहा जा रहा था। धीरे धीरे ये अब और आने लगे, वहाँ से जब और आने लगे, तो सिर्फ व्यापार करने के लिए आ रहे थे। लेकिन देखा साउथ इंडिया में जैसे ही पहुँचे ये लोग, देखे कि सबके सब काले काले हैं। काले होने का उनकी गलती नहीं कि वो काले हैं, काले होने का उनका रीज़न है, जियोग्राफिकल रीज़न है, बिकॉज वो इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक हैं और इक्वेटर के में सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण ही वहाँ के लोगों का जो मेलानिन हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, थोड़ा उनका रंग जो होता है डार्क होता है। आप में से भी किसी के रिलेटिव हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और यहाँ पे यदि आप भी ना गोरे हैं तो कोई 30 मार खान नहीं है, क्योंकि आपका जियोग्राफिकल रीजन ऐसा नहीं है, तो आप हो सकते हैं। बट यदि कोई कहे कि साउथ इंडिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि जो कि गोरा हो, ना लड़की ना लड़का, क्योंकि वहाँ का जियोग्राफिकल रीजन ही ऐसा है। अब कह दे कि अफ्रीका वाले जो इक्वेटर के पास वाली कंट्रियाँ हैं, वहाँ के लोगों को कहते देखते होंगे आप लोग कि मतलब क्या, मतलब उनका जो पूरा शरीरी बनावट होता है ना, बड़ा अजीब टाइप का होता है। वहीं पे आप रूस वगैरह में चले जाओ, अब वहाँ के लोगों को देखते हो, आप व्लादिमीर पुतिन वगैरह को देखे होंगे, चाइना वालों को देखे और अमेरिका वालों को देखे, तो ऐसा लगता है ना कि मतलब इनको ऐसे पकड़ के गाल भी थोड़ा शांत रखो तो खून निकल आएगा। तो उनका भी ना कोई ये नहीं कि वो भगवान से कहते कि हमको गोरा पैदा करना है इसलिए वो गोरे हुए हैं। जियोग्राफिकल रीजन है कि वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे नहीं जा पाती हैं और इसलिए उनका जो मेलानिन हार्मोन्स होता है, काले और गोरे का यही मतलब। हीरोइनें भी जो कुछ होती हैं आप लोग देखते हो कि पहले मतलब बहुत गोरी गोरी दिखती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत एकदम से पैदा होते ही गोरी होती है। कुछ ना मतलब पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन यदि ये हार्मोन्स निकलवा दिया जाए तो आपका जो कलर होगा ना एकदम से सफ़ेद हो जाना है। जो जितना भी डार्क होगा वो हार्मोन्स निकल भी जाता है, लेकिन पैसा बहुत लगता है। इसलिए भगवान ने जैसा बनाया, जो भी कुछ भी बनाया अच्छा बनाया है। खैर अब टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे ना इन लोगों की ये जो सारी मांगे थी वो कुछ और ज़्यादा तरीके की बढ़ रही थी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें मतलब अलग राष्ट्र ही चाहिए, या हम इसमें शामिल नहीं होंगे, या हम इसमें रहना नहीं चाहते हैं, ब्रिटिश इंडिया के हम हैं नहीं। अब ब्रिटिश इंडिया वाले तो वही मैंने बताया कि यहाँ पे वो किसी को ऐसे मतलब वो करने नहीं आए थे, उनका तो पर्पज ही था कि हम धन ही लूटेंगे यहाँ से। और उन्हें पता भी चल चुका था कि धन इंडिया में कितना मिल सकता है हमें, और वो यही कर रहे थे। आपके देखिए मुगल्स जो आते हैं, आपने जब जितना भी ना ये मध्यकाल का पढ़ा होगा हिस्ट्री, वहाँ से भी अरबी आते हैं, तुर्की आते हैं, फ़ारसी, वो सारी चीज़ मतलब अलग अलग इलाके से हमारे देश में आते हैं यहाँ। लेकिन इनका ये था कि ठीक है वो यहाँ आए हैं, यहाँ ही का मतलब यहीं रह गए, यहीं का विकास किए, जो भी किए ठीक ठाक था। वो भी अपने देश के नहीं थे, दूसरे देश से ही आ रहे थे। लेकिन जो अंग्रेज़ आ रहे हैं ना, ये जो जितने भी यूरोपीय कंट्री के आ रहे थे, चाहे पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, डच हो, इन सब में से सबसे ख़तरनाक तो अंग्रेज़ ही थे। और इनका मकसद क्या था कि हमें यहाँ से किसी भी कीमत में धन लेके जाना और अपने राज्य का विस्तार करना है, यहाँ का नहीं। और इसीलिए इन्होंने, और समझ भी चुके थे कि भैया ये लोग मानते थे साउथ इंडिया वाले, कह रहे भगवान आए हैं, हाँ यहाँ पे इतने मतलब ऐसे अलग टाइप के। अब देखिए कि कौओं के बीच में हंस बहुत सुंदर लगता है, तो वही वाला हालत हुई। अब उन्होंने क्या किया कि हमें तो भगवान ने भेजा, हम आपकी हेल्प के लिए हैं। लोगों ने कहा अरे अच्छा मतलब भगवान ने भेजा, ये बैठे बैठे मतलब स्वागत किया गया उनका बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से। और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि यहाँ के लोगों को हम जैसा चाहें वैसा घुमा सकते हैं, जैसा चाहें इन्हें लूट सकते हैं, जैसा चाहें इनसे हम छीन सकते हैं, जो भी चाहें ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। और तभी ये 200 साल तक राज्य कर गए, क्योंकि कमज़ोरी हमारी थी, हम इन्हें समझ नहीं पाए थे। और यही यहाँ पे हुआ। और ये क्या कह रहे थे, वही इस गलती पे बैठे थे कि हमारे यहाँ आए नहीं और हम इसलिए, ऐसा कुछ है नहीं। बंगाल पे क्या, बंगाल पे आपको पता है कि कितना मतलब सोना वगैरह कितना खेती होती थी, वहाँ पे जाना इनका लाजमी था, कपास वगैरह। यहाँ पे आए, आप देखेंगे ना कि इंडिया के डेवलप जितने भी क्षेत्र होंगे वहीं जा रहे थे और अदर जगह पे जा भी नहीं रहे थे ये, कि वहाँ पे करेंगे क्या जाके। और इसके बाद अब देखो कि इनकी मांग जो बढ़ती है वो क्या बढ़ती है,
कि 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में क्या होती है कि समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही और इसी के बाद अलगाववादी आंदोलनों को जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से से क्या किया कि गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में क्या कर दिया, यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट बना दिया। एक ये भी यूनियन तैयारी कर देते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया कि आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया और इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक काफ़ी लंबी लड़ाई चलती यहाँ पे और शुरुआत हुई। और यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला मतलब क्या होता है, छुप के वार करना होता। शिवाजी को आता था ये वाली पद्धति और उसके बाद से ये सब सीख चुके थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे कि गुरिल्ला पद्धति, छुप छुप के मार रहे थे। अब छुप छुप के मार रहे तो हमें तो दिख नहीं रहा और दुश्मन हमारा कहीं से भी हमको टपका दे रहा है। और इससे क्या हुआ कि उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था। भाई ये तो हमारा पीछे पहले से ही नहीं छोड़ रहा था। और तत्कालीन पूर्वी और मतलब कि जो पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए क्या किया यहाँ पे कि जवाई कार्रवाई की। अब देखिए कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश हो चुका था ना, जी नहीं, गलती मत करिएगा। बांग्लादेश 1971 में हुआ। बांग्लादेश से पहले ना वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और वहाँ पे वो अब क्या कर रहा था, मौके का फ़ायदा उठा के कि देश में भारत में कैसे भी विद्रोह करे, कैसे भी कुछ भी हो, इधर का इलाका है कब्जा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जो उधर जम्मू कश्मीर बता रहा था और इधर पूर्वोत्तर में ही आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये इनकी मदद कर रहा था। और क्या हुआ कि इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े और एक दफ़े तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया और सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज बढ़ गई। जैसे पंजाब में हुआ था ना कि अरे हमारे स्वर्ण मंदिर मतलब कि जो मंदिर था वहाँ का, उसे कैसे आपने ध्वस्त कर दिया, अब तो कुछ होगा नहीं। तो स्वर्ण मंदिर की जो बात आई थी अमृतसर वाला, और उसी को लेके और इनका थोड़ा मौका मिल गया था। इनको भी कुछ ऐसे हुआ कि तोप खाने का यूज कैसे कर लिया आपने, एरोप्लेन का यूज कैसे कर लिया, जो फायर प्लेन थे उनका कैसे यूज हो गया। यहाँ पे हम जनता है देश की और हमारे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो काफ़ी लंबे टाइम तक युद्ध चला और हानि हुई। और इस बात को भांप कर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने क्या किया कि समझदारी से काम लिया और पाकिस्तान के में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बात को एक सकारात्मक समाधान तक पहुँचाया और 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच क्या हुआ, एक शांति समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया और कुछ विशेष अधिकार भी यहाँ पे दिए गए। अब मिजोरम को क्या दिया गया, विशेष अधिकार की भी अब बात की गई। और मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने और यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। और आज क्या हुआ कि मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसे कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति भी मिली हुई है। यानी कि मिजोरम में जो ये सारी सिचुएशंस चल रही थी और आज मिजोरम की स्थिति क्या हो चुकी थी, काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। और अब देखते हैं यहाँ पे आएंगे यदि कि नागालैंड की यदि बात की जाए तो नागालैंड जो था ये भी एक पूर्वोत्तर का था और यहाँ पे इसे मिजोरम की तरह ही सेम इसकी भी कहानी थी। और यहाँ पे क्या हुआ कि अलगाववादी आंदोलन ज़्यादा पुराना था और अभी भी इसका मिजोरम की तरह यानी कि खुशगवार हाल नहीं निकल पाया था। और अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों ने क्या किया था यहाँ पे कि एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था। और फिजो के ने क्या किया कि बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए और हिंसक विद्रोह के साथ एक दौर के बाद नागा लोगों ने क्या किया कि एक तबके से भारत सरकार के साथ क्या करते एक समझौता किया। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि विद्रोह जो था ना कि विद्रोहियों ने कुछ अलग टाइप के विद्रोही थे और उन्होंने क्या किया कि समझौते को नहीं माना और नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी यहाँ पे बाकी ही रहा। और हालांकि हो चुका था, नागालैंड को भी फिर स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। और नागालैंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया, तो फिर फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। आर्टिकल आपका कौन सा था, जस्ट मैंने अभी लिखवाया। और बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, इसके बारे में यदि हम देखते हैं तो आज नहीं देखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तो यहाँ पे अब है नहीं ज़्यादा, बट फिर भी कल देखते हैं, करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।